अपने सभी ससुराल वालों का खूब ख्याल रखती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन राकेश के लिए संचिता नाम की बहुत ही लालची किस्म की लड़की का रिश्ता आता है। थोड़े ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, मेरे घर परिवार को किसी की नजर ना लगे। मेरी दोनों बहुएं सदा सुहागन और हमेशा खुश रहे। माँ जी, जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तब तक हमें क्या होगा। हाँ हाँ, मांग लो जितनी दुआएं मांगनी है। तुम्हारे इस परिवार को तोड़ के ना रख दिया ना तो मैं भी अपना नाम बदल लूंगी। इस तरह वक्त बीतता जाता है और करवा चौथ का दिन आ जाता है। दोनों बहुएं पूरी श्रद्धा से व्रत रखती हैं। हिमांशु प्रियल के लिए हीरो का हार लेकर आता है, तो वहीं राकेश संचिता के लिए एक सादी सी साड़ी ले आता है, जिसे देखकर संचिता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ऐसे ही आए दिन हिमांशु अपनी बीवी के लिए कोई न कोई महंगा तोहफा लेकर ही आता था। संचिता को ये सब देखकर जरा भी खुशी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन रसोई घर में, अरे वाह दीदी, आपकी साड़ी तो काफी महंगी लग रही है और बहुत सुंदर भी है। हाँ, पूरे 10,000 की है, तेरे जेठ जी लाए हैं। और ये चूड़ियाँ तो बड़ी प्यारी है। ये भी सोने की है, इन्होंने मेरे बर्थडे पे दिया था। क्यों ना मैं जेठ जी को अपनी मुट्ठी में कर लूं, फिर ये सारे गहने, कपड़े, हीरे, जवाहरात सब पर सिर्फ और सिर्फ मेरा यानी संचिता का हक होगा। क्या हुआ संचिता, कहाँ खो गई? कहीं नहीं दीदी, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। चलो शाम के खाने की तैयारी करते हैं, अब ये सब आते ही होंगे। इस तरह वक्त बीतता जाता है। एक दिन घर के सभी लोग शादी में गए होते हैं और घर में सिर्फ संचिता अकेली होती है। काफी रात हो जाने की वजह से संचिता अपने जेठ हिमांशु का इंतजार कर रही होती है। संचिता बहुत ही बन ठन कर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ हिमांशु आता है। अरे संचिता, तुम ये सब क्या कर रही हो? और बाकी सब कहाँ है? जी वो सब बाहर गए हैं, मैं आप ही का वेट कर रही थी। खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बाहर से खा के आया हूँ। संचिता जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो वो जानबूझकर अपना पैर फिसलने का नाटक करती है। हिमांशु उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। संचिता कसकर उसे पकड़ लेती है। ओह थैंक यू जेठ जी, अगर आप न होते मैं तो गिर ही जाती। तुम ठीक तो हो ना संचिता? कहीं लगी तो नहीं? लगता है मेरे पैर में मोच आ गई। आप जरा मुझे मेरे कमरे तक छोड़ देते तो। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हिमांशु संचिता को हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है। जैसे ही वो दोनों कमरे में जाते हैं तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और संचिता जोर से हिमांशु के गले लग जाती है। प्लीज 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 हिमांशु, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे डरो मत संचिता, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा तुम्हें। माफ करना जेठ जी, मैंने आपका नाम ले दिया डर के मारे। अरे कोई बात नहीं। तभी घर की लाइट भी आ जाती है। लो, लाइट भी आ गई, अब तुम आराम करो। वक्त बीतता जाता है। संचिता किसी न किसी बहाने हिमांशु के पास आती रहती और उससे अच्छी अच्छी बातें करती और उसे अपनी ओर आकर्षित करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। ऐसे ही एक दिन, संचिता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए, क्या हुआ? देखो, मैं ये नहीं जानता कि ये सही है या गलत, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ। जब भी तुम मेरे पास आती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू संचिता। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू हिमांशु। इस तरह उन दोनों का ये नाजायज रिश्ता परवान चढ़ने लग जाता है। अब हिमांशु आए दिन संचिता के लिए महंगे कपड़े और गहने लाता और चुपके से उसके कमरे में जाकर उसे दे देता।
तो वहीं दूसरी तरफ प्रियल का बसा बसाया घर संसार उजड़ने लगता है। हिमांशु और प्रियल के बीच आए दिन झगड़ा होने लगता है। इन सब से परेशान होकर प्रियल घर छोड़कर चली जाती है। अब संचिता सारे घर पर अपना राज चलाने लगती है। ऐसे ही एक दिन संचिता की माँ ज्योति उससे मिलने आती है। देखा माँ, मैं ना कहती थी एक दिन ये सारे घर के लोग मेरी मुट्ठी में होंगे, और खास तौर पर तो जेठ जी। देखा कैसे फिरकी की तरह मेरे आगे पीछे नाचते हैं। शाबाश मेरी बेटी, मुझे पता था कि तू ये काम जरूर कर लेगी। अब बस अपने सास ससुर का भी काम तमाम कर दे और फिर देख तेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। सही कहा माँ, ये देखो जहर, आज रात खाने में मिलाकर दे दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। फिर इस घर जायदाद जेठ जी हर चीज पर सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। कमरे के बाहर खड़ा हिमांशु ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। साथ ही वो संचिता का सच सभी के सामने लाने की ठान लेता है। शाम को जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तब संचिता खीर में जहर मिलाकर ले आती है। माँ जी, बाबूजी, ये लीजिए खीर खाइए, मैंने आप दोनों के लिए बनाई है स्पेशली, वो भी शुगर फ्री। संचिता अपने सास और ससुर को जहर वाली खीर खिला देती है और अगली सुबह जब वो उठती है तो उन दोनों को सही सलामत देखकर उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये दोनों अभी तक जिंदा कैसे हैं? इनको तो मर जाना चाहिए था। क्या हुआ संचिता, जहर उल्टा असर कर गया क्या? जहर? कौन सा जहर? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। तुम पैसे और दौलत के लिए इतना बड़ा खेल खेलोगी, मुझे यकीन नहीं था संचिता। और जो खीर तुम मेरे माँ बाबूजी को खिलाना चाह रही थी ना, वो मैंने बदल दी थी। हिमांशु की सारी बातें सुनकर संचिता का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपने जेठ से बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ पाने के लिए जेठ जी को अपने झूठे प्यार में फंसाया, आप दोनों को मारने का प्लान बनाया ताकि मैं अकेली इस घर पर राज कर सकूं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। मेरे मंदिर जैसे घर को तूने अपवित्र कर दिया, निकल जा मेरे घर से नालायक, और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। तभी वहाँ प्रियल भी आ जाती है और कहती है, रुकिए माँ जी, आप ऐसा मत कीजिए। संचिता ने जो भी किया वो सब नादानी में किया, आप उसे घर से मत निकालिए माँ जी। पर दीदी, मैंने तो आपके साथ इतना गलत किया, आपका घर बार सब कुछ बर्बाद कर दिया, फिर भी आप मुझे बचाना चाहती है। हाँ, क्योंकि छोटों का काम होता है गलती करना और बड़ों का काम होता है उन्हें समझाना और सही राह पे ले आना। इस तरह सभी घर वाले संचिता को उसके किए की माफी दे देते हैं। साथ ही संचिता भी अपने मन से लालच की भावना हमेशा हमेशा के लिए निकाल देती है और सभी के साथ मिलकर रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सौतन देवरानी? क्या आपके घर के आस